वेलकम गाइस और पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम मेंडल के नियम और उनसे जुड़े कुछ तथ्यों को जानेंगे। आप पिछली वीडियो में पार्ट 3 में मेंडल के नियम में प्रयुक्त कुछ छोटे छोटे टर्म्स को देखा, जो भी आगे आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर हम मेंडल के नियम की शुरुआत करते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग जो है वो मटर के पौधों के एक गुण या एक से अधिक गुण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया और उस पर आधारित अपना निष्कर्ष उन्होंने व्यक्त किया। तो यहाँ पर हम एक गुण पर आधारित जो उनकी अभिधारणाएं थी उनके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो मेंडल्स पोस्टुलेट्स फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अर्थात एक गुण संकरण। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पहले क्या है, तभी आप आगे की धारणा समझ पाएंगे। तो जब किसी पौधे के एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तब हम उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जैसे जब मेंडल ने रेड कलर और व्हाइट कलर, रेड और ये व्हाइट कलर के फ्लावर में क्रॉस कराया तो उन्होंने पाया कि F1 जनरेशन में जो सभी, इसको हम F1 जनरेशन बोलेंगे, F1 जनरेशन फर्स्ट फिलियर जनरेशन। तो यहाँ पर जो उनको F1 जनरेशन में प्लांट मिले सभी वो लाल कलर के मिले, और यहाँ पर क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही लक्षण ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जो कि फूलों के रंग पर आधारित था, इसलिए हम इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक गुण संकरण बोलते हैं। एक और टर्म अभी आपको आगे मिलेगा, लेकिन अभी आप उसको समझ लीजिए, वो है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाई मींस होता है दो, हाइब्रिड मींस होता है संकरण, यानी कि द्विगुण संकरण। द्विगुण संकरण क्या है? यहां पर आपने देखा कि सिर्फ फूलों के रंग पर आधारित अर्थात एक गुण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया। बाद में मेंडल ने एक और गुण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया, वो ये था कि पीले मटर के दाने और हरे मटर के दाने, एक तो ये तो रंग हो गया, दूसरा झुर्रीदार और चिकने, गोल और झुर्रीदार एक और उन्होंने गुण को ध्यान में रखा। इसमें क्या उन्होंने किया? पहला गुण तो ये था कि पीला रंग किसका? उसके जो सीड हैं, पीला बीज, और दूसरा था हरा बीज ये, और दूसरा इसका जो गुण उन्होंने लिया, एक था झुर्रीदार और दूसरा था गोल। अब यहाँ पर येलो सीड, ग्रीन सीड के साथ साथ रिंकल्ड और राउंडेड सीड उन्होंने एक लिया और फिर उसमें क्रॉस कराया। तो क्योंकि यहाँ पर उन्होंने दो गुणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया, इसलिए इसको हम डाई
हाइब्रिड क्रॉस या फिर कोई गुण संकरण बोलते हैं। तो इसको हम डाई हाइब्रिड को बाद में पढ़ेंगे। अभी पहले हम देखते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और उस पर आधारित कुछ तथ्य। तो एक गुण को ध्यान में रखकर जब मेंडल ने क्रॉस कराया तो उसमें कुछ टॉपिक्स उनको मिले, जिनमें से फैक्टर्स ऑफ जेनेटिक्स, अर्थात आनुवांशिकी के कारक, ये क्या होता है? मेंडल ने देखा कि किसी भी गुण को, किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए दो कारक उत्तरदायी होते हैं, जिसको बाद में जीन कहा गया, और उन लक्षण को निर्धारित करने वाले चीजों को उन्होंने फैक्टर या फिर कारक शब्द का प्रयोग किया उसके लिए। ऐसे फैक्टर जो लक्षणों को निर्धारित करते थे, उसी को बाद में जीन्स शब्द प्रयोग किया गया उसी के लिए। एक और टर्म बाद में यूज किया, इनके लिए में यूज हुआ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी। ये क्या है? अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब मेंडल ने लाल और सफेद रंग के फूलों की मटर में क्रॉस कराया, तब उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में पहली पीढ़ी में सिर्फ उनको लाल रंग के फूल मिले। यहाँ पर उन्होंने पाया कि जो सफेद रंग के फूलों का रंग का निर्धारण करने वाले कारक थे, वो पहली पीढ़ी में अप्रभावी रहे। ध्यान देंगे कि सफेद रंग का निर्धारण करने वाले कारक पहली पीढ़ी में अप्रभावी रहे, अर्थात सफेद रंग का निर्धारण करने वाले कारक यहाँ पर निष्क्रिय हो गए, अपना प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो ऐसे कारक जिनका प्रभाव खत्म हो गया F1 जनरेशन में, उनको उन्होंने रिसेसिव या अप्रभावी किया, और इसको उन्होंने इंग्लिश के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया। स्मॉल लेटर से, जैसे स्मॉल r, स्मॉल t, स्मॉल w, इस तरह से उन्होंने प्रदर्शित किया। और ऐसे कारक जिनका प्रभाव F1 जनरेशन में बना रहा, जो लक्षणों को प्रदर्शित कर पाए, ऐसे कारक जो अपने लक्षणों को अगली जनरेशन में प्रदर्शित कर सकें, उनको उन्होंने डोमिनेंट शब्द कहा, और इसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया उन्होंने, जैसे T, कैपिटल R, W, इस तरह से एक्सेट्रा बोल सकते हैं, और भी तमाम हो सकते हैं। तो ऐसे कारक जो डोमिनेंट थे, जिनका प्रभाव अगली पीढ़ी में बना रहा, उसको उन्होंने डोमिनेंट कहा और उसको कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया। और ऐसे कारक जिनका प्रभाव अगली पीढ़ी में नहीं रह पाया, उसको उन्होंने रिसेसिव कहा और उसको इंग्लिश के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया। एक और टर्म बाद में यूज हुआ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग हो जाना, अलग हो जाना। तो यहाँ पर जब F1 जनरेशन में मेंडल ने F1 जनरेशन में आपस में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, स्वपरागण होने दिया, तो
उनको जो लक्षण मिले अगली पीढ़ी में, जो उनको रिजल्ट मिला, वो क्या हो सकता है। सपोज दैट इसमें से हम किसी भी, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये सब मटर के दाने हैं और उनको एक साथ बो दिया गया और आपस में उनमें पॉलिनेशन हो गया, एक दूसरे में परागण हो गया, तब हमको अगली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में कैसे फूल वाले पौधे मिलेंगे, आइए हम देखते हैं। तो सपोज दैट इसमें ये पौधे हैं 4, इनको आपस में बो दिया गया, तो हम 2 का एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे, थोड़ा बड़ा करके लेते हैं इसको नीचे, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर हम क्रॉस कराएं तो ये कंडीशन हमको मिल जाएगी। ये कंडीशन मिल जाएगी। तो F2 जनरेशन जो उनको मिली, सेकेंड फीलियल जनरेशन, उसमें क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों फैक्टर क्या है, वो दोनों प्रभावी है, डोमिनेंट है। तो यहाँ पर जो उनको कलर मिला वो रेड मिला, यहाँ पर भी रेड मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल R है जो कि डोमिनेंट को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे 2 कारक जिनको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया गया है। और स्मॉल लेटर कहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है? जो अप्रभावी अर्थात रिसेसिव होते हैं, अर्थात इसका कलर हम कह सकते हैं कि व्हाइट मिला उनको। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो दोनों फैक्टर थे ये यहाँ पर अलग हो गए। इन्हीं फैक्टर के अलग होने की प्रक्रिया को मेंडल ने सेग्रीगेशन कहा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मेंडल ने अपना निष्कर्ष निकाला, इसी क्रॉस पर आधारित निकाला उन्होंने, और इस दिए गए टर्म का उन्होंने प्रयोग किया। तो यहाँ पर डोमिनेंट शब्द और रिसेसिव शब्द इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद जब F2 जनरेशन में उनके कैरेक्टर, उनके गुण अलग हो गए, अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं लाल कलर और सफेद कलर दोनों के फूल F2 जनरेशन में दूसरी पीढ़ी में मिले, तो इस कंडीशन को उन्होंने सेग्रीगेशन कहा। और इसी निष्कर्ष पर आधारित उन्होंने अपने 2 नियम दिए, जिसको हमने बाद में पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा जो उनका नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये 2 नियम मेंडल के द्वारा दिए गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पर दोनों नियम आपको डिस्क्राइब किए गए कैसे। लॉ ऑफ डोमिनेंस को यहाँ पर F1 जनरेशन तक डिस्क्राइब किया गया। जब उन्होंने लाल और सफेद कलर के मटर के पौधों में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में उनको लाल कलर के सभी फूल मिले, और ऐसे कारक जो उसके लक्षणों को प्रदर्शित कर पाए, ऐसे कारक को उन्होंने डोमिनेंट कहा। और ऐसे कारक जो अपने लक्षणों को F1 जनरेशन में प्रदर्शित नहीं कर पाए, उनको उन्होंने रिसेसिव कहा। तो यहाँ पर क्योंकि डोमिनेंट हो रहा है ये एक कारक, इसी पर आधारित उन्होंने अपना ये नियम दे दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। और नेक्स्ट नियम में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, क्योंकि फिर आगे जब उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया, उसमें स्वपरागण करा दिया F1 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में उनको मिला कि लाल और सफेद दोनों कलर के पौधे मिले, और इस निष्कर्ष से उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दे दिया, जिसमें कि सेग्रीगेशन का मतलब अलग हो जाना। तो यहाँ पर दोनों जो कारक हैं ये अलग हो गए, और एक नए कलर अर्थात सफेद जो यहाँ पर F1 जनरेशन में एब्सेंट था, सफेद कलर, वो फिर से जो है आपको सफेद कलर F2 जनरेशन में मिलने लगा। तो इस वीडियो में आपने देखा जो मेंडल की अवधारणाएं थी एक गुण संकरण पर आधारित थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मेंडल के जो
डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। नेक्स्ट में देखेंगे हम कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद डाई हाइब्रिड जो क्रॉस उन्होंने कराया उस पर आधारित उन्होंने एक और नियम दिया जिसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।